हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 पढ़ने से पहले इस पाठ में हम लोग ज़्यादा जो थ्योरेटिकल अप्रोच है उस पर बात करेंगे, क्योंकि इस पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो इसके कंसेप्ट से ही आते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक टर्म पे बात करते हैं और चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में देखेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का डिफिनीशन समझेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुपद का परिभाषा देखेंगे कि भाई बहुपद क्या होता है ना। तो बहुपद का एक परिभाषा होता है ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या में हो, पूर्ण संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस डिफिनीशन की एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें है ऐसा बीजीय व्यंजक, तो आपको बीजीय व्यंजक का पहचान होना जरूरी है, आपको बीजीय व्यंजक पहचानने आना चाहिए। तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है कि कुछ चर होते हैं और कुछ अचर होते हैं, है ना, और दोनों जो है इन प्लस माइनस गुणा और भागा इन सारे चिन्हों से संयोजित होता है ना। तो आपको समझना है कि वो जो है बीजीय व्यंजक है, यानी कि बीजीय व्यंजक में चर और अचर दोनों का समावेश होता है ना, और उसमें इन सारे चिन्हों का कंपोजिशन करके लिखा जाता है ना। चाहे ऐसे हो गया, चाहे ऐसे हो गया, चाहे ऐसे हो गया, ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ डिफिनीशन में है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, क्योंकि जब हम बीजीय व्यंजक लिखेंगे तो उसमें चर उपस्थित जरूर रहेगा, है ना। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो चर का घात है, पावर है, वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या बोले तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये देखिए भाई, ये पूर्ण संख्या होती हैं, है ना, ये पूर्ण संख्या होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें अगर चर का घात पूर्ण संख्या में हो तो उसी को हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं कि भाई बहुपद के उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए एक उदाहरण लेते हैं, x² - 5x + 7, ये बहुपद है ना। दूसरा उदाहरण लेते हैं 3x² + 7√2x + 9, ये भी बहुपद है ना। तो ये सब बहुपद है। अगर इसमें एक एक टर्म को देखा जाए तो देखिए ये चर है, इसका पावर कितना है? 2 है, तो 2 पूर्ण संख्या होता है। और यहाँ भी चर है, इस चर में भी इसका पावर ध्यान से देखें तो 1 है ना। और यहाँ अगर चर का एंट्री करें तो हम लोग यहाँ x का पावर 0 जो है एंट्री करा सकते हैं। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इन दोनों उदाहरण में यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 0 है, और बिल्कुल पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी देखेंगे तो ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों जो उदाहरण है ये क्या है? बहुपद है ना। ये क्या है? दोनों उदाहरण जो है ना बहुपद हैं। परीक्षा में पहचानने के लिए आता है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो जो बहुपद नहीं है उसका भी थोड़ा हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण ये है, ये बहुपद नहीं है ना, क्योंकि अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये x है, ठीक है भाई, इसका तो पावर पूर्ण संख्या में है,
लेकिन अगर इसको हम लोग देखें और इसको ऊपर ले जाएं तो ये x पावर -1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये पूर्ण संख्या में है लेकिन इसका पावर जो है पूर्ण संख्या में नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। प्रत्येक जो चर है ना सबका घात होना चाहिए पूर्ण संख्या में, तो इसका घात नहीं हो रहा है, तो ये जो है बहुपद नहीं है ना। पहचानने के लिए परीक्षा में आता है तो आपको पहचान करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये बहुपद नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे देखिए x² प्लस √x प्लस 7 यहाँ हम लिख दिए, ठीक है ना। तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि जब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये x² हो जाएगा। इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा और ये प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसे देखें तो इसका पावर 2 तो है और इसका पावर 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चर में हम ध्यान से देखें तो इसका पावर 1/2 हो गया है और 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए जो है ये बहुपद नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, है ना। तो ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर उदाहरण लें जो बहुपद नहीं है तो इसमें एक आ जाएगा, एक इस प्रकार का ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3x की पावर 4 लिख दिए और यहाँ प्लस में लिख दिए 5x की पावर -3 और प्लस 100, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, है ना। इसको भी बहुपद नहीं की श्रेणी में हम लोग ले लेंगे, ये तीनों जो है ना बहुपद नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार का कंडीशन एग्जाम में पूछे तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। इसका पावर देखिए -3 है जो पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। यानी कि बहुपद होने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसमें चर का घात जो है बिल्कुल पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी होल नंबर में होना चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। बहुपद का एक और डिफिनीशन होता है जो आगे की कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम आप लोग को अभी ही उसको भी बता देते हैं कि उस डिफिनीशन में क्या कह रहा है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो किसी चर x में परिभाषित वह फलन जो px बराबर a0 a1x a2x² प्लस a3x की पावर 3 प्लस ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा anx की पावर n के रूप में हो, है ना, के रूप में हो, है ना। किसी चर x में परिभाषित वह फलन जो px बराबर इतना के रूप में हो उसे बहुपद कहते हैं, है ना, उसे बहुपद कहते हैं। जहां आपको ये ध्यान रखनी है कि जो a0 a1 a2 a3 ऐसे ही डॉट डॉट n तरह जाके ऐसे ही n तक जाके बढ़ रहा है, तो यहाँ an जो है 0 ना हो जाए, क्योंकि कोफिशिएंट ही अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ बवंडर खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ an डज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा चर x का घात पूर्ण संख्या में हो, पूर्ण संख्या में हो, पूर्ण संख्या में हो, है ना, पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या के जगह पे आप और ऋणात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an, ये है क्या चीज भाई, ये क्या है, ये हम बता रहे हैं कि किसी चर x में परिभाषित वह फलन जो px बराबर इस रूप का अगर दिखता हो तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे, है ना, उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशंस है, उसको आपको समझना है। कंडीशन ये है
कि ये जो इस तरफ कोफिशिएंट लिखा हुआ है an तक, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो चर दिख रहा है ना, चर x का घात जो है पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी कि अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और इसमें a0, a1, a2, a3 जो है इसके जगह पे आप रख सकते हैं क्या चीज, वास्तविक संख्या, है ना। क्या रखेंगे, वास्तविक संख्या है ना। ये क्या है, जहां a0, a1, a2, a3, an वास्तविक संख्या है जो बहुपद का गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, जो बहुपद का गुणांक है ना। इसको हम लोग गुणांक बोलते हैं, ठीक है ना। गुणांक भी कभी कभी पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे दे दे और इसमें पूछ दे कि x का गुणांक बताइए, तो इसमें x का गुणांक π/2 हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो खटाखट ऑप्शन मार देना है, ठीक है। तो बहुपद हम लोग समझ गए कि बहुपद क्या होता है ना। पहले बेसिक परिभाषा से समझे, उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन होता है जो आगे की कक्षाओं में आराम से पढ़ाया जाएगा, जहां फंक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे तब। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का घात, है ना। अब हम लोग बहुपद के घात को समझने वाले हैं कि भाई बहुपद का घात क्या होता है। तो देखिए, किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को, है ना, चर के अधिकतम घात को, किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है ना। किसी बहुपद में, है ना, किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जहां बहुपद जो है किसी एक चर में हो, किसी एक चर में स्थित हो, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी किसी बहुपद में चर के मैक्सिमम पावर को, है ना, बहुपद का घात कहते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि जहां बहुपद जो होना चाहिए किसी एक चर में स्थित होना चाहिए। अगर अलग अलग चर में बहुपद लिखा गया हो तो उसमें अलग अलग चर के पावर को जोड़ के बहुपद का घात पता किया जाता है, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, x के पावर 4 माइनस 7x के पावर 3 प्लस 5x² प्लस 7 में बहुपद का घात। अगर ऐसा क्वेश्चन आए और इसमें पूछा जाए कि बहुपद का घात कितना होगा, तो इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बिल्कुल 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें हम ध्यान से देखें तो इसका पावर 0, इसका पावर 2, इसका पावर 3, इसका पावर 4, यानी कि इसमें चर जो x है उसका मैक्सिमम पावर जो है 4 है, इसलिए इसमें बहुपद का घात 4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, x के पावर 100 प्लस 2025 x के पावर 99 प्लस यहाँ कर दिए x के पावर 2050। अगर इसमें बहुपद का घात पूछा जाए तो चर चाहे आगे बैठा हो चाहे पीछे बैठा हो, इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको पीछे भी लिखा हुआ है चर और उसका पावर ज़्यादा है तो उसमें आपको क्या करना है कि इसका जो मैक्सिमम पावर है ना वहीं बहुपद का घात हो जाएगा। तो यहाँ मैक्सिमम पावर जो है 2025 है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में बहुपद का घात जो है 2025 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2025 है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है ना। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि ये क्या है, ये तो गुणांक है, इस पे ध्यान नहीं देना है। एक और बात बताते चलें कि अगर मान लिया जाए कि परीक्षा में ऐसे पूछ दे कि ये 2025 है
और 2025 में बहुपद का घात बताइए। तो देखिए ये बिल्कुल अचर बहुपद है जो 9th क्लास में पढ़े होंगे, और इसमें चर का घात देखना होता है, न कि 2025 का घात देखना होता है। तो इसमें अगर चर का घात पूछे तो आपको 0 मारना है, ऑप्शन है ना, ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछता है। और इसमें चर कहाँ से एंट्री करिएगा, तो देखिए अब क्या करिए कि इसमें 1 से गुणा कर लीजिए, और 1 से गुणा करने के बाद इसमें चर एंट्री करा दीजिए और इसको ऐसे लिख दीजिए, है ना। क्योंकि इसमें चर को एंट्री कराना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग बहुपद का घात देखेंगे तो बाय डिफिनीशन इसमें यही कहा गया है कि किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, है ना। किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात परिभाषित किया गया है, जहां ध्यान रखना है कि बहुपद किसी एक चर में स्थित हो यानी उपस्थित हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ध्यान से ऑप्शन मारना है। एक थोड़ा इससे अलग टाइप का बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3x² y के पावर क्यू z के पावर 7 प्लस 15 x के पावर 1 y के पावर 3 z के पावर 9, है ना। अगर इसमें बहुपद का घात पूछे तब क्या करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम बताए हैं, भले इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन हम बताए हैं कि अगर अलग अलग चर में कोई बहुपद उपस्थित हो, उस सिचुएशन में बहुपद का घात जो है इन सारे चर के घातों को जोड़ के देखा जाता है कि किसका पावर ज़्यादा है। जिसका पावर ज़्यादा होगा वही जो है इस बहुपद का घात बन जाएगा। तो देखिए 7 3 10, देखिए जोड़िए 7 3 10 और 2 12, तो ये 12 हो गया। इसको जोड़िए 9 3 12 और 1 13, आराम से जोड़ लीजिए तब समझिए। 9 3 12 1 13, तो 13 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो सबसे बड़ा 13 है, इसलिए इसका पावर जो है कितना हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा, है ना। इस सिचुएशन में, है ना, इस सिचुएशन में बहुपद का घात 13 हो जाएगा। इसका नियम समझ लीजिए कि अगर कोई बहुपद अलग अलग चर में उपस्थित हो इस प्रकार, तो उसके अलग अलग चरों के घातों के योगफल को जोड़ के आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि किसका पावर ज़्यादा है, तब आप बहुपद का घात बता पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा बहुपद का घात कैसे पता किया जाता है। आगे हम लोग बहुपद के कुछ प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बहुपद के जो प्रमुख प्रकार हैं, पहला रैखिक बहुपद, है ना। रैखिक बहुपद ये क्या होता है भाई, रैखिक बहुपद क्या होता है, वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस बहुपद में क्या होता है कि चर का जो अधिकतम पावर होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है, वो 1 होता है ना। देखिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे 5x + 7 हो गया, ये क्या है, ये रैखिक बहुपद है। बाय डिफिनीशन समझते हैं, वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो अगर कहीं भी बहुपद लिखा हो और किसी चर का मैक्सिमम पावर अगर 1 हो रहा है ना, तो आपको समझ जाना है कि वो रैखिक बहुपद है। एग्जाम में पूछता है, जैसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो आपको ध्यान से मार देना है। उसमें ये देखना होगा कि किसका मैक्सिमम पावर 1 है ना। चलिए, और कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि रैखिक बहुपद का घात है, तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ भी मैक्सिमम पावर 1 है। चाहे 2 पद में लिखा हो गया हो, चाहे इसके उदाहरण में केवल एक ही पद हो, है ना, उससे मतलब नहीं है ना, उससे मतलब नहीं है। जब बहुपद लिखा रहेगा तो किसी एक चर में परिभाषित रहेगा और उसका मैक्सिमम पावर जो रहेगा
1 रहेगा। ठीक है, अब अगला जो बहुपद है वो है द्विघात बहुपद, है ना, तो उसको भी समझ लेते हैं। चलिए, रैखिक बहुपद के बाद क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसमें क्या चेंज होगा डिफिनीशन में देखिएगा, वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, है ना। थोड़ा सा चेंज करना है पावर, द्विघात बहुपद कहते हैं। और यहाँ उदाहरण भी चेंज हो जाएगा, यहाँ 5x² + 7 हो जाएगा, यहाँ x² + 1 हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा। देखिए, ऐसे द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² bx + c होता है, जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो द्विघात बहुपद का ये हो गया हमारा व्यापक रूप, जहाँ a b c जो है रियल नंबर है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब इन सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, है ना, सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा तो इसका मैक्सिमम पावर 2 दिखेगा, है ना। भले एक ही पद लिखा गया है, चाहे इसमें 2 पद लिखा गया है, इसमें 3 पद लिखा गया है, उससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ पावर से है कि द्विघात बहुपद में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। उस सिचुएशन में, उस स्थिति में ये द्विघात बहुपद होगा, है ना। अब चलिए त्रिघात बहुपद को समझ लेते हैं। ज़्यादा चेंज नहीं करना है, परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे? त्रिघात बहुपद, ये भी एक प्रकार है बहुपद का, है ना। वह बहुपद जिसमें चर का मैक्सिमम पावर 3 हो, है ना, मैक्सिमम पावर 3 हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रि मतलब 3, है ना, त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहाँ उदाहरण जो है बदल जाएगा, है ना, उदाहरण बदल जाएगा। जैसे हम इसके व्यापक रूप की बात करें कि त्रिघात बहुपद में व्यापक रूप क्या होगा, तो ये भी द्विघात बहुपद जैसा ही होता है लेकिन पावर बढ़ जाएगा। ax³ bx² cx + d। यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ये 0 ना हो जाए, क्योंकि यहीं 0 हो जाएगा तो इधर वाले से फर्क नहीं पड़ने देगा, और इसका मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। इसी को 0 कर देंगे तो नहीं बनने देगा पावर 3, इसको ख़त्म करके 0 कर देगा, है ना। इस ध्यान रखना है, इस टर्म को 0 नहीं होने देना है ना, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और 0 में एकरा से गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप है। ऐसे ही अगर हम उदाहरण लिखें तो 3x³ + 70, और उदाहरण लिखें तो 5x³ लिख सकते हैं और -50 लिख दो, और एक और अगर उदाहरण लें तो x³ + 1 कर सकते हैं। तो ये सब जो है ना त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। इसमें बस यही देखना है कि चाहे पद 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पद एक ही लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि उसमें चर का जो घात है, उसमें जो चर दिया हुआ है उसका मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो त्रिघात बहुपद है। कुछ और भी बहुपद होते हैं, जैसे एकपदी, है ना। जैसे क्या होते हैं? एकपदी। तो इसको आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एकपदी क्या होता है ना। तो थोड़ा सा इसको बता देते हैं एकपदी में कि वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एकपदी बहुपद कहते हैं, है ना, उसे एकपदी बहुपद कहते हैं। इसमें जो है ना पावर महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पद महत्वपूर्ण है कि इसमें मैक्सिमम केवल एक पद हो जाए तो उसको एकपदी बहुपद कहेंगे। एक और होता है द्विपदी बहुपद। तो थोड़ा सा इसको भी समझते चलते हैं कि ये क्या होता है ना। हालांकि 9th में था लेकिन थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। तो इसमें होता है कि वह बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। तो इसमें 2 पद रहेगा, पावर से मतलब नहीं है, आपको पावर से मतलब नहीं है, केवल पद से मतलब है। केवल पद इसमें होना चाहिए। कगो? तो पद होना चाहिए
दो गो, देखिए यहाँ दो गो पद है, यहाँ भी दो गो पद है, यहाँ भी दो गो पद है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो याद रहेगा। और एक होता है त्रिपद बहुपद, है ना, क्या होता है, त्रिपद बहुपद, वह बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 1 2 3, इसमें 3 पद हैं, तो ये हो गया त्रिपद बहुपद, ठीक है ना। पावर महत्वपूर्ण नहीं है, पावर जो है यहाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पद महत्वपूर्ण है कि ये जो पद लिखा हुआ है ये बिल्कुल 3 गो होना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा त्रिपद बहुपद। तो हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद शून्यक का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे। चलिए अब बहुपद के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। बहुपद का शून्यक, तो बहुपद का शून्यक हम लोग समझेंगे, सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे। तो बहुपद का शून्यक में क्या होता है, किसी बहुपद में चर का वह मान जिस मान को उस बहुपद में रखने पर अगर उस बहुपद का मान 0 हो जाए तो उस चर मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है ना। आप इसे दूसरे शब्दों में भी इस प्रकार समझ सकते हैं। कैसे भाई, वास्तविक संख्या के किसी बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 हो। ये सबसे आसान डिफिनीशन है ना। शुरू में हम जो बोले वो भी इसी डिफिनीशन को फुल फॉलो करेगा। तो उसमें हम ये बताए कि किसी बहुपद में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम एक बहुपद लिख दिए, तो उसमें हम ये बताए फर्स्ट वाले डिफिनीशन में कि किसी बहुपद में चर का वह मान जिस मान को इस बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर अगर इसका मान 0 हो जाए तो उस चर मान को उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। तो यहाँ हम x के जगह पे अगर हम -1 रख दें तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चर का मान -1 है इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा, है ना। यहाँ भी हमने वही बात लिखे हैं कि वास्तविक संख्या के किसी बहुपद px का शून्यक कहलाती हैं यदि p के बराबर 0 हो जाए। तो अगर हम ऐसा करें और इसमें हम -1 निकालने का प्रयास करें, इस बहुपद का वैल्यू निकालें, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर दिख रहा है, ये जो नंबर दिख रहा है -1, है ना, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब इसके और उदाहरण लेते हैं, जैसे बहुपद x-4 का शून्यक क्या होगा। बाय डिफिनीशन बताइए, बिल्कुल 4 होगा, है ना। बाय डिफिनीशन आपको बताना है कि अगर बहुपद x-4 है जो रैखिक है, इसका शून्यक क्या होगा, तो बिल्कुल 4 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि x के जगह पे हम लोग 4 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आपको ये समझना है कि बहुपद के शून्यक का मतलब चर का ऐसा मान रखिए जिस मान को रखने मात्र से इसका वैल्यू 0 हो जाए। तो हम यहाँ 4 रखेंगे तो 4 में से 4 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद x-4 का शून्यक कितना है, तो बिल्कुल 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम लोग हाई रखें, बहुपद x² + x-6 का शून्यक देखें तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा बताइए। इसका शून्यक 1 तो 2 हो जाएगा, है ना। 2 रख के देखिए 2² + 2 -6, तो ये 4 + 2 -6,
तो 4 2 6 कट के बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो एक शून्यक इसका क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और एक शून्यक हो जाएगा -3, है ना। तो -3 होगा तो देखिए -3 रख के हम चेक करा देते हैं कि होगा कि नहीं होगा। चलिए ये 9 हो गया, -3 -6, है ना। 9 -9 कट कुट के 0, है ना। यानी कि अगर रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक एक ही होगा, 4 हो जाएगा। अगर द्विघात रहेगा तो उसका मैक्सिमम जो शून्यक होगा वो 2 होंगे। तो देखिए इसका 2 शून्यक हो रहा है। इसी प्रकार अगर त्रिघात की बात की जाए, है ना, त्रिघात बहुपद की बात की जाए, त्रिघात बहुपद x³ - x का अगर शून्यक देखा जाए कि भाई इसका कितना शून्यक होगा, तो इसका शून्यक 1 तो यहाँ बिल्कुल 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो भी सेटिस्फाइड कर जा रहा है। और -1 पे हो रहा है कि नहीं थोड़ा सा देख लेते हैं, -1 और +1 बिल्कुल हो जा रहा है। तो अगर त्रिघात बहुपद को लिया जाए तो त्रिघात बहुपद इतना में इस बहुपद का जो शून्यक होगा 0 1 और -1 होगा। और बारी बारी से इन सारे मान को रख के देखिएगा तो बिल्कुल इसका जो वैल्यू है ना बिल्कुल 0 हो जाएगा, है ना। 0 रख के देखिएगा तो भी 0 कर देगा, 1 रखिएगा तो भी 0 कर देगा, -1 रखिएगा तो भी इसको 0 बना देगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बहुपद में ये चर का ऐसा मान है जिस मान को अगर हम इसमें रखते हैं तो उसका वैल्यू बिल्कुल 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वही जो चर मान है उस बहुपद का शून्यक होगा। और ये जो डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन भी इसको बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा, है ना। इस डिफिनीशन में भी यही बात निकल के सामने आएंगी कि वास्तविक संख्या के किसी बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0, यानी कि k का एक ऐसा मान होगा जो आप उस बहुपद में रखेंगे तो उसका मान बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये भी सेम डिफिनीशन है, या जो हम बोल रहे हैं उसको भी लिख के समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे जो है ना बहुपद का जो शून्यक है उसके ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे और उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शून्यक का ज्यामितीय अर्थ समझ लेते हैं कि शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद है f(x) बराबर x - 2 और ये जो है एक रैखिक बहुपद है और हम चाहते हैं कि इसका शून्यक निकले। तो किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए बाय डिफिनीशन उसे 0 किया जाता है ना। तो अगर हम इसे 0 कर दें और 0 करके इसका शून्यक ज्ञात करें तो इसका जो शून्यक होगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस f(x) का शून्यक कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि एक रैखिक बहुपद हमने लिया और उसका शून्यक निकाला तो ये 2 आ गया, ठीक है ना। तो अब इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, तो थोड़ा सा इसे हम ग्राफ खींच कर देखते हैं कि ग्राफ पे जो जिसका एक शून्यक हो रहा है उसका कैसा ग्राफ बन रहा है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि f(x) बराबर x - 2 जो है उसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए कुछ हम पॉइंट ले लेते हैं, है ना, कुछ पॉइंट ले लेते हैं। चलिए तो एक कॉलम में हम लोग x लिखेंगे और दूसरा में f(x) लिखेंगे और बारी बारी से कुछ वैल्यू रख के इसका हम लोग ग्राफ निकालेंगे, है ना, ग्राफ खींचेंगे। तो जैसा देखिए अगर x के जगह पे हम 1 रख दें तो 1 में से 2 घटाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, है ना। अगर x के जगह पे हम 2 रख दें तो 2 में से 2 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 3 में से 2 घटाएंगे, है ना, तो ये 1 हो जाएगा। अगर कुछ नंबर्स हम माइनस में ले लें, है ना, जैसे मान लीजिए कि -1 लेते हैं तो उस सिचुएशन में -1 - 2 कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो इतना ही पॉइंट लेकर हम लोग इसका हम लोग ग्राफ खींच के देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा हो रहा है, ठीक है ना। तो एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं और ये हमारा x एक्सिस
एक्स अक्ष हो जाएगा, ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि y जो है ना एफ एक्स के बराबर लेना है, यानी कि जो एफ एक्स है वहीं y हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पॉइंट दे देते हैं ताकि आपको ग्राफ को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, है ना। हालांकि ये ग्राफ नहीं है, फिर भी इस पर हम लोग खींच कर सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इधर साइड में माइनस हो जाएगा, है ना, इधर साइड में ये हो जाएगा माइनस, आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब इधर हम जाएंगे तो ऊपर में प्लस होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर बढ़ाया जा सकता है, नीचे में माइनस हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब हम इसका भाई ग्राफ खींचते हैं। तो x पे 1 है तो एफ एक्स कितना है, -1 है। तो 1 पे -1, 1 पे -1 यहाँ हो जाएगा। चलिए भाई अच्छी बात है, इसको मिला दिए। अब दूसरा पॉइंट है 2 पर 0, तो ये 2 पर 0 रख दिए भाई। चलो भाई अच्छी बात है, 2 पर 0 रख दिए। अब यहाँ 3 पर 1 मिलाते हैं, तो 3 पे 1 मिलाएंगे तो ये चला जाएगा इधर, है ना, ये हो जाएगा हमारा 3 पर 1, है ना। -1 पे -3 आया है, इसको मिलाते हैं तो -1 पे -3 इधर हो जाएगा, है ना। तो जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, है ना, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, बिल्कुल ये ऐसे चली जाएंगी। तो ग्राफ में हमें ये देखने को मिलता है ना, ज्यामितीय अर्थ में हम ये पा रहे हैं कि ये जो हमारा लाइन है एफ एक्स बराबर x - 2 x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है, ठीक है। और कहाँ काट रही है भाई, तो ये काट रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस किया जाए, 2 पे 0, है ना, 2 पे 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए किसी रैखिक बहुपद के ज्यामितीय अर्थ का मतलब यहाँ ये हुआ कि कोई भी रैखिक बहुपद x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, क्योंकि ये जो ग्राफ है x अक्ष को एक बार काट रही है। तो आपको ये समझना है कि अगर कोई ग्राफ खींचते हैं हम और वो ग्राफ जो है x अक्ष को एक बार काट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस बहुपद का एक शून्यक होगा। और कौन सा शून्यक होगा, इस बात को जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि x अक्ष पे ये जहाँ प्रतिच्छेद किया है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है। तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 इसका, है ना, शून्यक हो जाएगा। यानी कि शून्यक को पहचानने का रूल्स ये है, अगर ये लाइन x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसके x कोऑर्डिनेट को, है ना, उस बहुपद का शून्यक कह सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। यानी इसमें एक बात समझनी है कि ये जो रैखिक बहुपद है x अक्ष को एक बार ही प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक शून्यक होगा और ये जहाँ प्रतिच्छेद करेगा उसका x कोऑर्डिनेट ही इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा द्विघात बहुपद के ज्यामितीय अर्थ को देख लेते हैं कि उसमें कितने शून्यक होंगे और वो जो प्रतिच्छेद करेगा किस प्रकार करेगा, ठीक है। अब हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद है जिसका नाम हम लोग एफ एक्स दे रहे हैं और x² - 1 जो है एक द्विघात बहुपद है ना। अब इसका हम समझने वाले हैं ज्यामितीय अर्थ। तो सबसे पहले हम लोग इसका शून्यक निकाल के देख लेते हैं कि इसका शून्यक कितना होता है। तो शून्यक पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग 0 कर देंगे, है ना, क्योंकि शून्यक का ऐसा डिफिनीशन बना है ना, कि किसी बहुपद में चर का वह मान
जिस मान को उस बहुपद में रखने पर अगर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उस चर मान को उस बहुपद का शून्य कहा जाता है। तो इसके लिए भाई हमें तो 0 करना ही पड़ेगा, क्योंकि 0 लाना है बाय डिफिनीशन, तो इसे हम लोग 0 करेंगे। तो जब 0 करेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू जो है ना, अब देखिए इसका वैल्यू बिल्कुल ±1 हो जा रहा है, यानी कि इसका शून्यक जो है x बराबर 1 हो जाएगा और 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचकर हम लोग देखते हैं कि ग्राफ में ये कैसा दिखता है। f(x) बराबर x² - 1 है, तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ x ले लेते हैं और नीचे f(x) ले लेते हैं। तो x पे एक काम करते हैं, हम यहाँ x पे -2 रखते हैं। तो देखिए अगर -2 यहाँ रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो -2 का होल स्क्वायर देखिए प्लस में 4 -1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम -1 रखें तो देखिए -1 का होल स्क्वायर करेंगे और फिर -1 करेंगे तो ये 1 - 1 बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है भाई। अब कुछ और पॉइंट लेते हैं, है ना। चलिए, तो -1 के बाद एक काम करते हैं, हम 0 रख देते हैं, है ना। 0 रखते हैं तो देखिए 0 यहाँ जब रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -1 बराबर ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब काम करते हैं, एक यहाँ 1 रख देते हैं। ठीक है, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1² - 1 बराबर 0। चलिए भाई अच्छी बात है। अब 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2² - 1, तो 2² - 1 करेंगे तो 4 - 1 बराबर 3 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 3² - 1 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। चलिए इसको नहीं करते हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर बन जाएगा, है ना। इतना पर ही खींच के हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच देंगे जिसे हम लोग y अक्ष कहते हैं, और ये वाला जो है x अक्ष है। और एक बात बताते चलें कि जो y है वही f(x) होगा, यानी कि f(x) को y अक्ष पे रखना है ना। ये जो हमारा y अक्ष है उस पे f(x) को रखना है और ये हमारा x अक्ष है। चलिए भाई, अब यहाँ पॉइंट्स को थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर में ले लेते हैं प्लस में 1 2 3 4 5। इस ग्राफ को बढ़िया से समझने के लिए ग्राफ पे बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे इधर उधर होने की पूरी संभावना बनी रहती है। चलिए खींच के देखते हैं। -2 पे 3, -2 पे 3 यहाँ है, -2 पे 3। चलिए भाई, -1 पे 0 है, तो -1 पे 0, -1 पे 0 यहीं हो जाएगा, -1 पे 0। ठीक है, 0 पे -1 है तो 0 यहाँ होता है, ध्यान रखिएगा। 0 पे -1 आ जाएगा नीचे, 0 पे -1 नीचे आ गया। चलिए भाई अच्छी बात है। 1 पे 0 आ गया, तो 1 पे 0 हमारा यहाँ हो जाएगा, 1 पे 0 इसको नीचे लिख देते हैं। और 2 पे कितना है, 3 है। 2 पे कितना है, 3 है। ठीक है, अगर 3 पे 8 आ रहा था ना तो और ऊपर चला जाता, तो हम लोग इतना पर ही खींच के देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा हो रहा है। तो देखिए इसे फ्री हैंड से मिलाया जाता है। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसे इस प्रकार जाने दीजिए। थोड़ा सा और बढ़िया ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ पे बनाने का प्रयास करिए, ताकि इसका और बेहतर ग्राफ बने, बिल्कुल सुंदर सा। अब देखिए, ये हमारा है द्विघात बहुपद, और इसका जब हम लोग ग्राफ खींचे तो ग्राफ पे ये ऐसा हो रहा है, तो इसका नाम है पैराबोला। हिंदी में इसको बोलते हैं परवलय। यानी कि आपको एक बात याद रखनी है
कि जो रैखिक बहुपद होता है, पिछले उदाहरण में हम लोग देखे कि उसका जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा होती है ना, सरल रेखा, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आता है। और द्विघात बहुपद का ग्राफ जब हम लोग खींचते हैं तो इसका ग्राफ परवलय होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब हमें शून्यक के बारे में बात करनी है कि इसका शून्यक कितना था। तो जब हम लोग बाय डिफिनीशन निकाले तो इसके 2 शून्यक आए थे। देखिए यहाँ इसके कितने शून्यक आए थे? 2 शून्यक आए थे। और जब हम देख रहे हैं तो ये एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है भाई? तो ये जो ग्राफ है द्विघात बहुपद का, ये एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है। देखिए एक बार यहाँ काटा है और एक बार यहाँ काटा है, यानी प्रतिच्छेद किया है ना। तो आपको ये समझना है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके मैक्सिमम 2 शून्यक होते हैं, और जब इसके मैक्सिमम 2 शून्यक होंगे तो ये एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि 2 बार उसको इंटरसेक्ट करेंगे। पहली बात, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, और जब इसका शून्यक 1 और -1 आया है, और इसे ध्यान से देखें कि जहाँ काटा है, कहाँ काटा है? एक पे 0 पे काटा है और एक काटा है -1 पे 0 पे काटा है। तो अगर इसके x कोऑर्डिनेट की बात की जाए और इसके x कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो इस यहाँ भी x का कोऑर्डिनेट x बराबर 1 आ रहा है और यहाँ भी x का कोऑर्डिनेट -1 आ रहा है। तो इस बात से आपको ये समझना है कि अगर हम द्विघात बहुपद का ग्राफ खींच रहे हैं और वो 2 बार x अक्ष को प्रतिच्छेद कर दिया, तो आपको ये समझना है कि उसका शून्यक 2 होगा। ठीक है, और x अक्ष को जहाँ प्रतिच्छेद किया है उसके x कोऑर्डिनेट ही उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। देखिए एक शून्यक ये 1 हो जाएगा और एक शून्यक ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात से ये पूरा का पूरा स्पष्ट हो रहा है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है और इसके मैक्सिमम 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि 2 शून्यक हो गए तो ये एक्स अक्ष पे जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि एक्स अक्ष पे 2 बार प्रतिच्छेद कर दिए, तो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग शून्यक मान लेंगे, वहीं उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात और बताते चलें कि द्विघात बहुपद में मैक्सिमम 2 शून्यक होते हैं। किसी किसी समीकरण में क्या होगा कि इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये इस प्रकार चला जाएगा, यानी कि ये देखिए एक्स अक्ष को 1 बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी किसी द्विघात बहुपद में एक भी शून्यक नहीं होंगे, यानी कि एक्स अक्ष को 1 बार भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, यानी कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें त्रिघात बहुपद के बारे में बतानी हो कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, तो त्रिघात बहुपद का मैक्सिमम 3 शून्यक हो सकता है, और वो जो है एक्स अक्ष को अधिकतम 3 बार काट सकता है। ठीक है, तो उसका भी अगर ऐसे ही ग्राफ खींच के हम लोग समझें तो उसमें भी ऐसा ही कंडीशंस आने वाला है। कैसे भाई? तो जब हम उसका ग्राफ खींचेंगे तो वो इस प्रकार का कंडीशन होगा, है ना। अब इसको ज़रा देखिए कि ये जो है एक्स अक्ष को 1, 2 और 3, एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिघात बहुपद के भी मैक्सिमम 3 शून्यक होंगे, और जब मैक्सिमम 3 शून्यक होंगे तो ये एक्स अक्ष को मैक्सिमम 3 बार प्रतिच्छेद कर देगा, और जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करेगा एक्स अक्ष को, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को ही उसका शून्यक ले लेंगे या कह देंगे। ठीक है, तो इसी आधार पे हम लोग
प्रश्नावली 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 को आसानी से बना लेंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्नों को देख लेते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे कैसे हैं। तो प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग शून्यक का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें, शून्यक का ज्यामितीय अर्थ देखें, उसी के हिसाब से हमें इसका शून्यक पता कर लेना है। तो अगर पहले चित्र को देखें तो ये x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएंगी, यानी इसमें एक भी शून्यक नहीं होगा। क्योंकि हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि अगर कोई लाइन x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करती है तो उसका एक शून्यक, अगर कोई बहुपद x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है तो उसके 2 शून्यक हो जाएंगे, और कोई बहुपद x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसके 3 शून्यक हो जाएंगे, और इसी प्रकार अगर 4 बार प्रतिच्छेद कर दें तो उस बहुपद में शून्यकों की संख्या 4 हो जाएंगी। तो इसमें शून्यकों की संख्या 0, क्योंकि ये जो है x अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है। अब इसमें हम देखें कि ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये x अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो ये x अक्ष को केवल एक बार काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाएंगी। ठीक है। अगर इस ग्राफ को देखें, इस कर्व को देखें, तो ये जो है x अक्ष को 1 बार, 2 बार और 3 बार काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएंगी। इसी प्रकार आप बता सकते हैं कि इस कर्व में, यानी कि यहाँ पैराबोला का चित्र बना हुआ है, तो ये जो है x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये x अक्ष को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो ये x अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार और यहाँ 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष को। इसका मतलब कि इसके सभी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो ये x अक्ष को यहाँ टच कर रहा है, तो टच करना भी प्रतिच्छेद करना ही होता है, तो टच भी कर लिया तो एक शून्यक यहाँ, एक शून्यक यहाँ और एक शून्यक यहाँ। ठीक है। तो अंतिम फिगर में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हो गया और इसमें केवल एक ही क्वेश्चन था। आज बस इतना ही। बाय।